दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों पिछले 24 घंटे के दरमियान जिस तरह से मोदी सरकार के तथाकथित ब्रह्मास्त्र का क्रेडिट जनता के बीच से राहुल गांधी को दिए जाने की बात सामने आई, कांग्रेस पार्टी को इसका क्रेडिट दिए जाने की बात सामने आई, उसके बाद से सरकार एक नई तैयारी में जाती हुई दिख रही है। जो अंदर के सूत्र बता रहे हैं उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार ने जो तीर चलने की कोशिश की थी वो अंततः तुक्का साबित होने की तरफ जा रहा है। आखिर वो कौन सा तीर था? कहां एक तरफ पूरा देश पहलगाम मामले की तरफ देख रहा था कि उस पर सरकार कैसे जन भावनाओं को लेकर जन भावनाओं के सामने खरी उतरती हुई दिखाई देती है, लेकिन सरकार ने तो कहीं ना कहीं डिस्कोर्स ही चेंज करने की कोशिश की। जनता के मुद्दे को अलग ले जाकर के एक अलग मुद्दा, वो भी बेहद जरूरी मुद्दा है, उसको तत्काल सामने लाने की कोशिश की। एक ऐसा मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के एजेंडे के साथ कहीं मेल नहीं खाता। और वो मुद्दा आप सभी जानते हैं, जाति जनगणना का मुद्दा। और जब इस मुद्दे का क्रेडिट राहुल गांधी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब सरकार के अंदर नए तरीके से इसको लेकर तैयारियों की खबरें आ रही है। अब क्या किया जाए? तो अब सरकार एक दूसरा ब्रह्मास्त्र चलने की तैयारी कर रही है, और कभी भी किसी भी वक्त आपके सामने वो दूसरा ब्रह्मास्त्र सामने आ सकता है। कभी भी देखने को मिल सकता है कि सरकार ने अपना अगला दांव चल दिया। और आखिर ये दांव किस लिए? तो इस दांव को चलने के लिए सरकार मजबूर क्यों हो रही है, इसे समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि सरकार जाति जनगणना कराने पर मजबूर क्यों हुई। कैबिनेट ने जाति जनगणना कराने के फैसले को मंजूरी क्यों दी? उस फैसले को जिसे पूरा देश चाहता था, वो चिर प्रतीक्षित मांग जिसका पूरा देश एक तरह से स्वागत करने के लिए तैयार था, और भारतीय जनता पार्टी उससे पीछे हट रही थी, अचानक तैयार क्यों हुई? तो सभी जानते हैं कि सरकार इसलिए तैयार हुई क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को जो बड़ी जीत मिली, यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो माहौल था, उस माहौल को भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से कैश किया, उसके वोटों के कंपोजिशन को देखा जाए तो खासकर हिंदी भाषी भारत में जो पिछड़ा वर्ग, जो मंडल कमंडल वाली लाइन पर बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के साथ तालमेल नहीं बिठा रहा था, वो चुनावी हिंदुत्व के साथ सबका विकास और अच्छे दिन आने वाले हैं जैसे कथित नारे और मृग मरीचिका और सपने दिखाए जाने की परिस्थितियों के बीच तालमेल बिठाता दिखा। लेकिन जनता का भ्रम टूटता दिखा। 5 किलो राशन वाली व्यवस्था ने वो भ्रम तोड़ दिया, और अंततः वापस मंडल पॉलिटिक्स की एंट्री होने लगी। और इसका नतीजा दशक बीतते बीतते 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे हिंदी भाषी भारत में, क्या यूपी, क्या बिहार, क्या हरियाणा, क्या राजस्थान, हर जगह दिखाई दिया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या में एक ड्रास्टिक डिक्रीज, एक बहुत बड़ी गिरावट कैसे आ गई इन चारों राज्यों में। यही चारों राज्य तो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी फिजा को बदल रहे थे। लेकिन इन चारों राज्यों में जहां कुल मिलाकर के सीटों की संख्या 155 होती है, लोकसभा सीटों की संख्या, और इन 155 सीटों में बीजेपी के पास 2014 में कितनी सीटें आई थी? 32 सीटें तो राजस्थान हरियाणा से आई थी और 93 सीटें यूपी बिहार से आई थी। यानी 155 में भारतीय जनता पार्टी के पास 125 सीटें मिल गई थी 2014 में। और 2024 आते आते क्या हुआ? 2024 आते आते भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद नाजुक हो गई। 125 से घटकर भारतीय जनता पार्टी 64 पर आ गई, लगभग आधे पर आ गई इन चारों राज्यों में। यानी पिछड़ा वर्ग और उसके अंदर की सामुदायिक चेतना जैसे जैसे सर उठाने लगी, चुनावी हिंदुत्व की धार वैसे वैसे मंद होने लगी। और उसी को वापस अपने पाले में खींचने के लिए, थोड़ा ज्यादा आसान भाषा में कहें तो पिछड़े वर्गों के वोटों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 14 में सेंध लगाई थी, उसमें 14 वाले वोट शेयर को अपने पाले में बरकरार रखने की नीयत से जिस प्रकार से जाति जनगणना का मुद्दा न चाहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सामने लाया, और उसके बाद उसे दिखने लगा, जमीनी फीडबैक मिलने लगा कि क्रेडिट तो राहुल गांधी को जा रहा है, तब सरकार अब एक नई दिशा में सोच रही है। वो नई दिशा क्या है? तो वो नई दिशा है रोहिणी कमीशन।
वही रोहिणी कमीशन जो राष्ट्रीय स्तर पर कर्पूरी फॉर्मूला यानी ओबीसी वर्गों के बीच में सब कैटेगराइजेशन के लिए लाया गया। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, कुछ हफ्ते या कुछ महीने पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक फैसला दिया और वो फैसला था एससी एसटी वर्ग के आरक्षण के वर्गीकरण का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि केंद्र या किसी भी राज्य के पास यदि प्रामाणिक डेटा है कि कुछ खास समूहों को ही ज्यादा फायदा मिल रहा है इस आरक्षण का, तो जिन समूहों को फायदा नहीं मिल रहा है उनके लिए सब कैटेगराइजेशन यानी आरक्षण को 2 या 3 भागों में बांटा जा सकता है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी और राज्य सरकारों को भी अधिकार दे दिया, केंद्र सरकार को भी अधिकार दे दिया। अब यही स्थिति ओबीसी वर्ग के बीच राष्ट्रीय स्तर पर वो काम करने के लिए है जो तकरीबन दर्जन भर या उससे थोड़े ही कम राज्यों में अभी कर्पूरी फॉर्मूले के तहत यानी बिहार फॉर्मूला जो आरक्षण का है, पिछड़ा और अति पिछड़ा, वो जो लागू है उसे राष्ट्रीय स्तर पर ये करना चाहते हैं ताकि जिन समुदायों का प्रतिनिधित्व कम है उन समुदायों में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के प्रति वोटों के अस्थायीकरण के लिए, एक परमानेंसी मेंटेन करने के लिए, चुनावी हिंदुत्व के ढांचे में उन्हें हमेशा के लिए या लंबे समय के लिए बांधने के लिए और इस मानसिकता का बनाने के लिए रोहिणी कमीशन लाने की तैयारी है। रोहिणी कमीशन को यदि वाकई सामाजिक न्याय के लिए लाया जाना होता तो जुलाई 2023 में रोहिणी कमीशन ने अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को सौंप दी थी। आज अब 2 साल होने को है। अगर उसे अमली जामा पहनाने के पीछे वाकई सामाजिक न्याय की नीयत होती तो तत्काल बाद यही सत्र में या विशेष सत्र बुलाकर मंजूरी दी जा सकती थी या कैबिनेट के माध्यम से, अध्यादेश के माध्यम से मंजूरी देकर अगले सत्र का इंतजार कर वहां से उसे मंजूरी दिलाई जा सकती थी। लेकिन वो काम नहीं किया गया, ठंडे बस्ते में रखा गया। अब अचानक रोहिणी कमीशन की याद क्यों आई? तो रोहिणी कमीशन की याद किस लिए आई उसकी चर्चा के पहले यह जानना जरूरी है कि जब पिछड़े वर्गों के लिए ओबीसी आरक्षण के लिए सबसे पहले काका कालेलकर कमीशन 1951 में बना, उसने भी पिछड़े वर्गों के बीच 2 सब कैटेगरी, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा करने की सिफारिश की। लेकिन काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। कुछ खामियां भी थी। एक बड़ी खामी यह थी कि उसने सिर्फ बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के बीच ही पिछड़ेपन की पहचान की थी और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच पिछड़ेपन की पहचान का मामला उसने छोड़ दिया था। उसके बाद 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने मंडल कमीशन बनाया। मंडल कमीशन ने सभी धर्मों को, क्या बहुसंख्यक का क्या अल्पसंख्यक, सबके बीच से पिछड़ेपन की पहचान की और तब जाकर के मंडल आयोग की सिफारिशें सरकार को दी गई जिसे वीपी सिंह ने लागू किया। तो मंडल आयोग में भी कुछ सदस्य ऐसे थे जो चाहते थे कि पिछड़े वर्गों के बीच सब कैटेगराइजेशन यानी 2 या 3 कैटेगरी में उन्हें बांट करके आरक्षण दिया जाए। लेकिन अंततः आयोग की सहमति सीधे सीधे 27% के एक ही ब्रैकेट पर बनी और उसी सिफारिश को वीपी सिंह ने लागू किया। उसी की दूसरी सिफारिश को अर्जुन सिंह ने शैक्षणिक संस्थानों में लागू किया। अब जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और मंडल पॉलिटिक्स में बीजेपी को भी अपना हिस्सा चाहिए था, उसके बाद 2 अक्टूबर 2017 को रिटायर्ड जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। 4 मेंबर की कमेटी थी और उस कमेटी ने अपना काम शुरू किया। 6 महीने का टाइम दिया गया, लेकिन 6 महीने में काम पूरा नहीं हुआ। 13 एक्सटेंशन उस कमेटी ने लिए और 13 एक्सटेंशन के बाद अंततः जुलाई 2023 में वो रिपोर्ट तैयार हुई। 1000 पन्ने से ज्यादा की रिपोर्ट है और बताया जाता है कि उस रिपोर्ट के अंदर कई सारी सिफारिशें हैं जिस रिपोर्ट को सरकार को सौंपा गया। तब से अब तक वो रिपोर्ट धूल खा रही है। इसी साल डीएमके ने इसी बजट सत्र में मार्च के महीने में डीएमके के एक सांसद के जवाब में संसद में सरकार ने बताया कि अभी तो राष्ट्रपति भवन से वो रिपोर्ट मिली ही नहीं है मंत्रालय को। राष्ट्रपति भवन से मंत्रालय रिपोर्ट आने में 24 घंटे भी बहुत ज्यादा होते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो शास्त्री भवन से चलता है, महज 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है राष्ट्रपति भवन से। तो अब तक मिली नहीं है। आप सोच सकते हैं कि सरकार ने उसे पाने की चाहत नहीं दिखाई, लेकिन अब चाहत दिखानी पड़ रही है। तमिलनाडु में भी चुनाव है
और डीएमके के सांसद ने पूछा था, तो स्वाभाविक है कि वहां भी एक वंचित तबका खड़ा हो रहा है पिछड़े वर्गों के बीच, जिसे भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लाकर अपने वोटों की हिस्सेदारी को तमिलनाडु में उन तबकों के सहारे जो पिछड़े वर्गों के बीच कहीं ना कहीं सेंस ऑफ एलियनेशन की भावना से ग्रसित हो सकते हैं, उन्हें अपने पाले में खींचने की कोशिश कर सकती है। तो रोहिणी कमीशन ने क्या किया, यह जानना जरूरी है, और कैसे यह मामला सुप्रीम कोर्ट में फंस सकता है। सरकार इस पर विचार करेगी, स्वाभाविक है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ना फंसे, लेकिन रोहिणी कमीशन ने क्या जांचा, ये जानना थोड़ा दिलचस्प इसलिए है क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट खामियों से भरी हो सकती है। दरअसल रोहिणी कमीशन ने जब काम शुरू किया तो 2015 से 2018 के बीच में 3 सालों में शैक्षणिक संस्थानों में तकरीबन 1 लाख लोगों का जो एडमिशन हुआ था उस पिछड़े वर्ग वाले कोटे से, और यानी अर्जुन सिंह वाले रिजर्वेशन से, उसकी जांच की, और 1,30,000 के करीब जो केंद्र सरकार में नौकरियां मिली थी उसकी जांच की। और उस जांच में उसने जो पाया वो बड़ा दिलचस्प है। पहली बात तो यह है कि जब ओबीसी आरक्षण 1993-94 से मिल रहा है तो 15 से 18 के ब्रैकेट को क्यों जांचा गया? 1993-94 से लेकर 2017-18 तक के ब्रैकेट को जांचना चाहिए था। खैर, 3 साल तक के ब्रैकेट से ही पूरा अंदाजा लगा लिया गया। रोहिणी कमीशन ने पाया, जो कुछ मीडिया पोर्टल्स में छपा था उसी के हवाले से मैं आपको यह बात बता रहा हूं। हिंदुस्तान टाइम्स में भी ये बातें छपी थी। उसके मुताबिक रोहिणी कमीशन ने पाया कि 2633 जातियां हैं सभी धर्मों के ओबीसी को मिलाकर, और इन 2633 जातियों में कुछ ही जातियों को आरक्षण का लाभ ज्यादा मिला है। अब आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उस वक्त जो मीडिया पोर्टल्स की रिपोर्ट थी उसमें क्या छपा था। तो 10 जातियां, ध्यान रखिए, 10 जातियां ऐसी हैं जिन्हें आरक्षण का 15-18 के बीच में जिसकी जांच की थी रोहिणी कमीशन ने, उसमें 10 जातियों को तकरीबन 25% आरक्षण का लाभ मिला, यानी 25% नौकरियां और आरक्षण वो लगभग उनके खाते में चले गए। उसके बाद की जो 38 जातियां थी, उन 10 जातियों के बाद की 38 जातियां, उन्हें भी तकरीबन 25% नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में फायदा मिला। और उसके बाद की जो 102 जातियां हैं उन्हें भी तकरीबन 25% के करीब आरक्षण का फायदा मिला। और उसके बाद की जो 506 जातियां हैं उन्हें भी 22.3% के करीब आरक्षण का फायदा मिला। यानी कुल 656 जातियों को 2633 में से 656 जातियों को 97.3% आरक्षण का लाभ 2015 से 18 के पीरियड के बीच बकौल रोहिणी कमीशन, जिसकी कुछ खबरें मीडिया में आई थी, उसके मुताबिक उन्हें मिला था। 97.3% आरक्षण सिर्फ 2600 में से 656 जातियों को मिला। अब उसके आगे भी देख लीजिए, 994 जातियां ऐसी हैं जिन्हें 2.68, मोटे तौर पर कहें तो 2.7% आरक्षण का फायदा मिला। मात्र 2.7% 994 जातियों को। और बची हुई जो 983 जातियां हैं उन्हें कोई आरक्षण का लाभ, ऐसा रोहिणी कमीशन मानती है, जो रिपोर्ट छपी थी उस रिपोर्ट के मुताबिक मानती है कि रोहिणी उसको ओबीसी के 27% आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिला। तो इस 27% आरक्षण के सब कैटेगराइजेशन के लिए जो रोहिणी कमीशन बनी, उसने मोटे तौर पर पाया कि 656 जातियों को 97.3% आरक्षण का फायदा वही उठा के ले गई। और जो बची हुई जातियां थी तकरीबन 2000, उनमें से 994 को मात्र 2.7% लगभग, और 983 को कोई लाभ आरक्षण का नहीं मिला। अब जब रिपोर्ट सबमिट हो गई, रिपोर्ट किसी को दिखाई नहीं गई, लेकिन उस रिपोर्ट के बारे में जितने मुंह उतनी बातें होती है। कहा जाता है कि 3 कैटेगरी डिसाइड की गई, और 3 कैटेगरी में आरक्षण को सब कैटेगराइज करने की बात कही जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि 9-9-9% यानी 27%, कुछ लोग कहते हैं 10-10 और 7%। 10-10 और 7 वाली बातें कुछ मीडिया पोर्टल्स में भी छपी थी, जो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिन्हें
जिन 656 जातियों ने आरक्षण का लगभग पूरा फायदा उठा लिया, उन्हें 7% आरक्षण की सिफारिश। जिन 994 जातियों को आरक्षण में नाम मात्र का यानी 2-2.5% का फायदा मिला, उन्हें 10% आरक्षण की सिफारिश। और जिन 983 जातियों को बकौल रोहिणी कमीशन कोई फायदा नहीं मिला, उन्हें 10% आरक्षण की सिफारिश। यानी भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्गों के बीच से 2/3 से ज्यादा बड़े हिस्से को अपने चुनावी हिंदुत्व के फोल्ड में इस आधार पर लाना चाहती है और चुनाव में यह बताना चाहती है कि देखो 26 और 33 में 656 को तो फायदा मिल रहा है, लेकिन बाकी 2000 जातियां जो लगभग हैं उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा था। यह सामाजिक न्याय हमने दिया है। लेकिन याद रखिए, समाज इस आधार पर वोटों का वर्गीकरण तय नहीं करता। आरक्षण के वर्गीकरण की तरह वोटों का वर्गीकरण तय नहीं होता। वोट तय होते हैं सामाजिक परिस्थितियों से। वोट तय होते हैं पॉलिटिकल एफिलिएशन के ऐतिहासिक आधार से, राजनीतिक संबद्धता के ऐतिहासिक आधार से, और वोट तय होते हैं नेताओं के मिजाज और पिछले का क्रियाकलापों से। आज की तारीख में गिरी हुई अर्थव्यवस्था के दौर में सरकार के पास ये कहने के लिए कुछ नहीं है कि 10 सालों में इस देश के आम लोगों के हालात बदले। भारत से ज्यादा प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश की। तो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सरकार अब कोशिश कर सकती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इंडिया अलायंस जो बढ़त प्राप्त करती हुई दिखाई दे रही है, और लोकसभा चुनाव के आंकड़े को यदि हम सामने रखें, अगर नीतीश कुमार ने पाला नहीं बदला होता तो आज दिल्ली में इंडिया अलायंस की सरकार होती, और अभी भी यदि इंडिया अलायंस चाह ले, नीतीश नायडू उसके फोल्ड में आ जाए, तो कल उसकी सरकार होगी। तो ये हालात जो बने हुए हैं, 240 का नंबर जो भारतीय जनता पार्टी को अंदर से कहीं ना कहीं परिस्थितियों के प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी को मजबूर कर रहा है, वो परिस्थितियों के प्रधानमंत्री अपने लिए एक बार फिर जो 272 प्लस का आंकड़ा चाहते हैं, या भविष्य में भारतीय जनता पार्टी जो ये चाहती है, उन सारी परिस्थितियों के मद्देनजर रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को सामने लाना चाहती है। कभी भी ये रिपोर्ट सामने लाई जा सकती है। जिस तरह से जाति जनगणना अचानक लाई गई, ये रिपोर्ट कभी भी आप देखेंगे कि सामने लाई जा सकती है, क्योंकि अभी बीजेपी की स्थिति क्या है, मरता क्या न करता। एक पहलगाम की परिस्थिति थी, उससे लोगों का ध्यान हट नहीं रहा था। कल आप देखें कि क्या हुआ, अब कोई पहलगाम की चर्चा नहीं कर रहा, अब जाति की चर्चा हो रही है, और जाति की चर्चा हो रही है तो क्रेडिट राहुल गांधी के खाते में जा रहा है। इससे बीजेपी विचलित दिखाई दे रही है कि जो दांव चला उसका क्रेडिट भी नहीं मिला। और वाकई क्रेडिट मिलता किसे? संघर्ष करने वालों को मिलता है क्रेडिट। संघर्ष जो नहीं किया, जिसके मुद्दे होते हैं, उन्हें क्रेडिट मिलता है। इतिहास इस बात को जानता है कि लोकपाल बिल चाहे जिस रूप में पारित हुआ, मनमोहन सिंह सरकार ने पारित कराया, जनता के बीच आंदोलन जो लोकपाल के लिए कर रहे थे, उन्हें ही उसका क्रेडिट जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, और सरकार ये समझ नहीं पाई कि क्रेडिट जो इस मुद्दे पर को लेकर सड़क पर थे, उनको जाएगा, यानी राहुल गांधी को। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरकार के पास रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने में वो हिचक कौन सी है जिससे सरकार घबरा रही है? तो सबसे बड़ी हिचक तो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के लिए जो बताया जा रहा है कि वो है जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को परेशान कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यादवों ने ही फायदा उठाया है। ऐसा नहीं है कि ओबीसी आरक्षण का फायदा सिर्फ उन जातियों ने ही उठाया है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आमतौर पर रहती हैं चुनाव में। उत्तर भारत में नरेंद्र मोदी के समुदाय को जिस समुदाय के साथ जोड़कर देखा जाता है, उस समुदाय ने भी आरक्षण का सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाले समुदायों में अपना नाम दर्ज कराया। नीतीश कुमार जिस समुदाय से आते हैं, उस समुदाय ने भी ओबीसी आरक्षण के सर्वाधिक लाभ दर्ज करने वाले समुदायों में अपने आप को दर्ज कराया है। अब यदि इनके समुदायों को, जहां 27% की अधिकांश मलाई ये खा रहे हैं, अगर इन्हें 7 या 9% के भीतर समेट दिया जाता है, तो स्वाभाविक है कि इसकी तीखी प्रतिक्रिया अपने अपने नेताओं के खिलाफ इनके समुदायों में हो सकती है। याद कीजिए, जब बिहार में बटाईदारी अधिनियम नीतीश कुमार लाने की मंशा पर आगे बढ़ रहे थे, 2009 का साल था, नीतीश कुमार की बिरादरी के भीतर से कितनी तीखी प्रतिक्रिया हो रही थी। वापस लेना पड़ा फैसला।
तो जिस समुदाय को सर्वाधिक फायदा हो रहा है उसमें सिर्फ अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का समुदाय नहीं है, उसमें उत्तर भारत में नरेंद्र मोदी के समुदाय के समकक्ष माना जाने वाला समुदाय भी है और नीतीश कुमार का समुदाय भी है। तो एक हिचक है कि कहीं अपने वोटरों के बीच राजनीतिक तौर पर विलन बनने की परिस्थितियां न पैदा हो जाए और जो अपने हैं वो भी यहां से हाथ से निकल जाए। अपने अगर निकल रहे हैं और दूसरा बहुत बड़ा चंक मसलन 984 और 994 और 983 यानी लगभग 2000 जातियों का ओबीसी में 2/3 से ज्यादा बड़ा वर्ग सामने साथ में आने की गुंजाइश दिखे, इसकी पुख्ता संभावना हो, तब तो एक बात हो सकती है। एससी एसटी के वर्गीकरण में यदि ऐसा दिखे कि हाँ मीणा एक तरफ और दूसरे लोगों को एक तरफ एसटी में करके गैर मीणाओं को भारतीय जनता पार्टी अपने फोल्ड में खींच सके, तब तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत वो आरक्षण का वर्गीकरण एसटी में कर सकती है। एससी में जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं वो कर सकती है, लेकिन फायदा मिलता भी तो दिखना चाहिए। जाति गणना के बाद तो फायदा और कम कम होता हुआ दिखाई देगा। लिहाजा इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने जाति जनगणना का फैसला तो किया, लेकिन जाति जनगणना कराने के फैसले के बावजूद डेडलाइन तय नहीं की। कब होगी? बस कह दिया होगी, कह दिया गया कि जाति गणना होगी। जैसे खाते में 15 लाख आएंगे उस वक्त कहा गया था, बाद में जुमला कह दिया गया। कब होगी ये बताया नहीं गया, डेडलाइन तय नहीं की गई, टाइमलाइन तय नहीं की गई। और स्वाभाविक है पिछड़े वर्गों में इसको लेकर निराशा भी है कि सिर्फ कह दिया गया कि जाति गणना होगी, टाइमलाइन नहीं तय की गई। तो क्या ये 2 साल में होगी, 5 साल में होगी, 10 साल में होगी, 20 साल में होगी, कुछ नहीं बताया गया। तो स्वाभाविक है कि इसका इंपैक्ट नहीं होना था और जितना भर सरकार ने कहा उसका भी क्रेडिट राहुल गांधी के खाते में चला गया। तो क्रेडिट का बड़ा हिस्सा अपने खाते में कैसे आए, जिस मंशा के साथ सरकार ने रोहिणी कमीशन बनाया था, क्या उसका वक्त अब करीब आ गया है? सरकार के अंदरूनी सूत्र अपुष्ट सूत्रों की माने तो कभी भी कोई बड़ा फैसला सरकार ले सकती है और विपक्ष को सरप्राइज करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन याद रखिए ये 2014 में 44 सीटों वाली कांग्रेस और 272 प्लस वाली भाजपा के सामने खड़ा विपक्ष नहीं है। ये 2019 में 303 सीटों वाले भाजपा के सामने खड़ा विपक्ष नहीं है, बल्कि एक 234 सीटों के साथ प्री पोल अलायंस के रूप में आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा विपक्ष अभी संसद में मौजूद है। तो तू डाल डाल हम पात पात की परिस्थितियों को देखते हुए विपक्ष की तैयारी भी मुकम्मल दिखाई देती है और पिछड़ा वर्ग भी सरकार के रोहिणी कमीशन लागू करने के झांसे में आ जाएगा। सत्ता पक्ष और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी फायदे की एक बुनियाद तैयार करता हुआ दिखाई देगा। कम से कम व्यक्तिगत तौर पर तो मुझे गुंजाइश कम दिखती है, लेकिन स्थिति यही है कि जब विमर्श का दौर, विमर्श का लेवल चुनावी हिंदुत्व को पीछे हटाकर, कमंडल को पीछे हटाकर, मंडल और मंडल से भी ऊपर जाकर के जाति पर जाकर के केंद्रित हो रहा है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जाति की बात करने वाले लोग क्या है, महापाप कर रहे हैं जो बिहार में जाति जनगणना कर रहे थे, खुद वही फैसला ले रहे हैं, भले डेडलाइन नहीं बता रहे हैं। क्या कह रहे थे नितिन गडकरी? जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। क्या कह रहे थे योगी आदित्यनाथ? क्या कह रही थी कंगना रनौत? और टीवी पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पता नहीं क्या क्या कहां कहां से आलतू फालतू चीजें उठाकर जो लाते हैं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, वो क्या कह रहे थे? प्रधानमंत्री ने तो अर्बन नक्सल तक कह दिया था जाति जनगणना की मांग करने पर और जाति की राजनीति को। आज उसी मुद्दे पर आ गए। तो रोहिणी कमीशन तो इनका खुद का बनाया हुआ है, उसमें जो अब तक ठंडे बस्ते में डाला गया है, बीजेपी के थिंक टैंक को यह लग रहा है कि जाति गणना का क्रेडिट जब राहुल गांधी के खाते में चला गया तो उसका माकूल वक्त क्या अब आ गया? इंतजार कीजिए, किसी भी कैबिनेट बैठक में कभी भी रोहिणी कमीशन की सिफारिश आपके सामने टपक सकती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।